सुनना, ध्यान एकदम केंद्रित रखना। देखिए मानव जनन की बात कर रहे हैं यदि हम लोग, अब जनन क्या चीज है ये तो पहले ही हम जान चुके है ना, कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। फिर जनन दो प्रकार के हैं, अलैंगिक और लैंगिक, ये सब बातें क्लियर है। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, पहला बिंदु अपना कि मानव में जो है वो कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि जो मानव होते हैं वो मानव लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। किसको, लैंगिक द्विरूपता को। इसका मतलब क्या होता है कि लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित कर रहा है एक मानव। इसका मतलब कि जो मानव होगा ना, वो मानव का दो शरीर होगा, एक नर का शरीर होगा, दूसरा मादा का शरीर होगा, और दोनों के दोनों अलग होंगे। नर शरीर अलग होगा, मादा शरीर अलग होगा। इसी बात को तो हम कहते हैं क्या, लैंगिक द्विरूपता। ये चीज यदि किसी में देखने को मिले कि कोई एक जीव है, इसे मानव के जगह पे हम लिख देते हैं कोई एक जीव, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि उसका नर शरीर अलग है और मादा शरीर अलग है, तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि वो जीव कैसा है, तो लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करने वाला जीव है। क्लियर है यहां तक? चल, अब नर के शरीर में क्या बनता है, नर युग्मक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमेट। उसी तरीके से मादा के शरीर में क्या बनता है, मादा युग्मक, ठीक है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह जानकारी भी होगी कि मेल गैमेट के रूप में, यानी कि नर युग्मक के रूप में क्या बनता है, शुक्राणु, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पर्म। उसी तरीके से मादा के शरीर में, मादा युग्मक के रूप में क्या बनता है, अंडाणु। इस अंडाणु के बहुत सारे नाम है। इस अंडाणु को अंडाणु भी कहा जाता है, अंड भी कहा जाता है। ठीक है, अंडाणु होगा तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओवम, और अंड होगा तो क्या कहेंगे, एग। ठीक है, अब ये जो नर था, उस नर के शरीर में क्या बना, नर युग्मक, मादा के शरीर में मादा युग्मक। सीधा सीधा बात करते हैं लोकेशन का, तो ये जो नर युग्मक है वो कहां पर बना है बच्चा, वृषण में बना है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से बना है वो अभी देखते हैं। उसी तरीके से मादा में जो मादा युग्मक बना है वो कहां पर बना है, अंडाशय में। ठीक है, वृषण को कहते हैं टेस्टिस, और अंडाशय को क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, चलो अब यहां पे बात किया क्या कि कौन सी प्रक्रिया से बना है, कौन से प्रोसेस से। तो यहां पे याद रखिएगा कि वो प्रक्रिया का नाम क्या है, शुक्राणु जनन। जिस प्रक्रिया से किसका निर्माण हुआ है बच्चा, शुक्राणु का। उसी तरीके से अंडाशय के अंदर क्या बना है, अंडाणु। उस प्रक्रिया का नाम है क्या, अंडाणु जनन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको कहा जाता है oogenesis, oogenesis। ठीक है, तो oogenesis से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, और स्पर्मेटोजेनेसिस से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। यहां तक की कहानी समझ में आई। जस्ट एक बेसिक सी बातें हमने की है कि क्या चीजें हो रही है। तो एक मानव है जो कैसा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। इसमें कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिलता है, लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नर का शरीर होगा, उस नर शरीर में उसका क्या होगा, नर जनन अंग होगा। तो नर जनन अंग कौन होगा, वृषण। उसके वृषण के अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु। उस प्रक्रिया का नाम है क्या, शुक्राणु जनन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। डन। उसी तरीके से मादा में बात करेंगे तो जो मादा युग्मक बना है अंडाणु, वो कौन सी प्रक्रिया से बना है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया से बना है। लोकेशन कहां पर है, अंडाशय में बना है। ठीक है, डन। चलो, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। मिटाए या कुछ लिखोगे इसमें, मिटा दे। चलो,
जिनको जहां दिक्कत लगे पूछिएगा। बताइए ना, लिख रहे हैं, लिखिए, खत्म करिए। आगे सुनिएगा। तीसरा बिंदु, ये जो मानव होते हैं ना, ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब कोई बताएगा क्या? बिल्कुल, इस जरायुज का एक और नाम है शिशु प्रजक। इंग्लिश में इनको कहते हैं विविपोरस, यानी कि एक ऐसा जीव जो अपने संतान को किस रूप में जन्म देगा? शिशु के रूप में जन्म देगा, यानी कि बच्चे के रूप में जन्म देगा। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, या तो शिशु प्रजक कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हमारे आसपास में है जो बच्चे को नहीं, अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? अंडजनक बोलते हैं, या तो अंड प्रजनक बोलते हैं, या अंड प्रजक बोल देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उनको ओविपोरस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने बच्चे को बच्चे के रूप में ही जन्म देते हैं। ठीक है, होता कैसे, क्या चीज है? तो हमें अभी अभी जस्ट देखा है कि नर के शरीर में क्या बना हुआ है? नर युग्मक, मादा के शरीर में क्या बना है? मादा युग्मक। और ये कहानी कब की है? तो प्यूबर्टी की है। प्यूबर्टी जिसको कहते हैं क्या? यौवन अवस्था या यौनारंभ। ठीक है, इसके बारे में हमको पता है पहले से कि मेल जो होता है उसके अंदर मैं यदि यौवन अवस्था की बात करूंगा तो उम्र क्या होती है? 12 से 14। और एक फीमेल में क्या होता है? 10 से 12 वर्ष का। कि जैसे ही एक नर 12 से 14 वर्ष का हो जाएगा, उस बीच में उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? शुक्राणु जनन स्टार्ट हो जाएगा। एक मादा जैसे ही 10 से 12 की उम्र में जाती है, उसके अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाएगा? अंडाणु जनन स्टार्ट हो जाएगा। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन ये क्या है? प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, अब इस शुक्राणु जनन के अलावा, अंडाणु जनन के अलावा किसी नर में या किसी मादा में कोई और परिवर्तन आपको देखने को मिले तो वो लक्षण क्या कहलाएगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो मुख्य जो प्राथमिक है उसमें क्या होता है? युग्मक बनते हैं। युग्मक के अलावे यदि किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। तो चाहे वो प्राथमिक लैंगिक लक्षण हो या फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो, वो कब दिखेगा? प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी के समय में दिखेगा। ठीक है, पांचवा बिंदु, होता क्या है? तो एक नर जिसके अंदर क्या बना हुआ है? नर युग्मक। ठीक है, तो ये अपने नर युग्मकों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ठीक है, अब ये स्थानांतरण कहां करने वाला है? ठीक है, एक नर अपने नर युग्मकों का क्या कर रहा है? स्थानांतरण कर रहा है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो वो प्रक्रिया कहलाती है मैथुन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपुलेशन, या फिर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, सहवास। ठीक है, क्या हुआ कि एक नर ने नर युग्मक का स्थानांतरण किया, कौन सी विधि से? मैथुन की विधि से। कहां किया? तो मादा शरीर में किया। ठीक है, मादा शरीर में कौन से भाग में? तो याद रखिएगा योनि के भाग में, जिसको नॉर्मली हम जानते हैं वेजाइना के नाम से। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। तब इसके बाद क्या होगा? निषेचन की घटना होगी, क्योंकि मादा शरीर में क्या मिलेगा? मादा युग्मक मिलेगा। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं क्या पहुंचा दिया? नर युग्मक पहुंचा दिया। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हो जाएंगे? फिर फ्यूज्ड होंगे, जुड़ेंगे। तो छठा बिंदु क्या आ जाएगा बच्चा यहां से? कि अगली प्रक्रिया क्या होगी? हमारी निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और निषेचन की जब प्रक्रिया हो जाएगी, अच्छा इसको खत्म करो, लिखना है तो लिख लो।
नहीं तो बस बेसिक सा चीज है, इसको मिटा देंगे फिर। डन। चलिए अब इसके बाद क्या आएगा बच्चा कि निषेचन हो गया। तो सातवां बिंदु हम क्या लिख सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, निषेचन की पश्च घटना होने वाली, यानी कि निषेचन के बाद। तो मानव में याद रखिएगा निषेचन के बाद जो प्रक्रिया आती है उसको कहते हैं गर्भाधारण। इसको नॉर्मली आप प्रेगनेंसी के नाम से जानते हो, ठीक है। कि निषेचन हो जाएगा तो हम कहते हैं ना कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भाधारण कहते हैं। तो गर्भाधारण जो है, गर्भाधारण हो गया यानी कि उसके गर्भ में युग्मनज बैठ गया है। वो युग्मनज अब क्या शुरू करेगा, तो 8वें बिंदु में क्या हो जाएगा आपका भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, और आप पिछले ही चैप्टर में पढ़कर निकले हैं कि भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है। कि भ्रूणोद्भव का मतलब सीधा सीधा कि हमारे पास क्या है, युग्मनज है। ये युग्मनज कैसा होता है, एकल कोशिकीय होता है। इस एकल कोशिकीय युग्मनज में क्या शुरू हो जाएगा, विभाजन, और विभाजन करके ये कैसी संरचना बनाएगा, बहुकोशिकीय, और इसी बहुकोशिकीय संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, भ्रूणोद्भव। यानी कि गर्भाधारण हो गया, फिर क्या होगा, भ्रूणोद्भव होगा। धीरे धीरे वो एक युग्मनज जो होगा एकल कोशिकीय, वो कैसा बदलता जाएगा, बहुकोशिकीय संरचना में, जिसको कहते हैं भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, एक शिशु का निर्माण करेगा। ये सब कुछ करने के लिए कुछ समय लगता है, जिसको नाम दिया जाता है गर्भकाल, ठीक है। ये पूछा भी जाता है आपसे कि मानव में गर्भकाल का समय कितना होता है, ठीक है। तो ये जो गर्भकाल का समय होता है बच्चा, ये होता है 9 मंथ ±7 डेज। ये मानव का गर्भकाल समय है। यानी कि मानव मादा शरीर में जब एक युग्मनज पल जाता है, निषेचन हो जाता है, यानी कि कुल मिला जुला के क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया। तो गर्भ धारण होने के लगभग कितने दिनों के बाद, 9 महीना प्लस माइनस लगाया, इसका मतलब 7 दिन कम या तो 7 दिन ज्यादा, ठीक है। उतने समय के बाद तब तक क्या हो चुका होगा कि एक युग्मनज में विभाजन शुरू हो जाएगा इसी समय में। फिर बहुकोशिकीय संरचना बनेगी जिसको कहेंगे भ्रूण। उस भ्रूण से क्या बन जाएगा, एक शिशु, एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा। और कुल मिला जुलाकर 9 महीने ±7 डेज के बाद अगली प्रक्रिया क्या है आपका, प्रसव, ठीक है। प्रसव का मतलब जैसे बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को कहते हैं क्या, प्रसव। इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन। बहुत लोग डिलीवरी भी जानते हो, ठीक है, लेकिन अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रसव या तो पार्चुरेशन। बताया भी है ना कि डिलीवरी कहने से थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा क्या, प्रसव या तो पार्चुरेशन। ये प्रक्रिया होने वाली है, प्रोसेस, ठीक है। ये हमने जो भी जाना है बच्चा, ये बेसिक सी चीजें जानी है जो मानव से जुड़ी हुई। मुझे समझ में आ रहा है बच्चा? कोनो बोल ना रहा, हमको ना उतरना पड़ेगा स्टेज से। अभी ठीक है। जिस दिन उतर गए ना, पीछे आ गए ना, समझ लेना फिर। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना, जिस दिन उतरे हम पीछे के लिए। आगे देखें, ये तो बेसिक से जान ली कि क्या क्या कहानी होने वाली है। अब स्पेशली बात करें हम लोग इसका नर जनन तंत्र लिख देते हैं, सीधा सीधा तंत्र लिख देंगे तो सारी बातें आ जाएंगी एक ही बार में। तंत्र का मतलब सभी को क्लियर है कि तंत्र में क्या होती है, पूरी बहुत सी संरचनाएं होती हैं तंत्र में। अंग कहेंगे तो केवल और केवल एक अंग आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम तंत्र कह देते हैं, तंत्र का मतलब क्या हो जाता है, सिस्टम। सीधा सीधा क्या बोलेंगे, MR, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, MRS, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम या तो तंत्र जब भी हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत सी संरचनाएं लगी होंगी इस कार्य को करने में, या फिर इस संरचना में बहुत सारे अंग शामिल होंगे, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, तंत्र कह रहे हैं, ठीक है। अब मुख्यतः अगर हम कहें ना कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो देखना, एक एक चीज दिमाग में रखना। सबसे पहला, एक जोड़ी
वृषण, ठीक है। दूसरा, एक जोड़ी सहायक नलिका, तीसरा बिंदु, एक जोड़ी सहायक ग्रंथि, उसके बाद चौथा, बाह्य जननेंद्री, ठीक है। ये चार चीजें पढ़ने वाले हम किसके अंतर्गत? नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण को पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। डिटेल या ऊपर से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर सोच समझ के कहिएगा। अगर आपने कहा डिटेल तो सोच समझ के कहिएगा डिटेल, पक्का ना? हम तो पढ़ा दे डिटेल, लेकिन अगर उसका रिटर्निंग ना मिला ना, आपका डिटेल निकाल देंगे, फिर टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक जोड़ी सहायक नलिका। कौन कौन सी नलिकाएं होंगी वो आएगा जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अभी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फिर पढ़ेंगे क्या एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां। अब कितनी ग्रंथियां होंगी, क्या होगी, वो भी कब पढ़ेंगे, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब। उसके बाद कौन आएगा? बाह्य जननेंद्री। अब बाह्य जननेंद्री कौन होता है? तो बाबू हमारे जनन अंग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर से बाहर होता है, प्लस कहीं ना कहीं वो जनन के समय सहयोग करता है, उसको कहते हैं क्या? बाह्य जननेंद्री कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, जिसमें पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एक जोड़ी, ठीक है। मिटा लें इसको। अब की कहानी बड़े आराम से सुनिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा। एक जोड़ी वृषण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा, ये जो वृषण है यही क्या कहलाता है? जनन अंग कहलाता है। इसी के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। तो कुल मिलाजुला कर यदि हम ऐसा लिख दें सीधा सीधा, इसके अंदर क्या होता है? शुक्राणु जनन होता है। तो क्लियर हो जाएगा क्या? ठीक है। दूसरा बिंदु, ये जो वृषण है ना, ये वृषण एक थैले के अंदर होता है, ठीक है। थैले के अंदर होता है और उस थैले का नाम होता है वृषण कोश। वृषण कोश, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्रोटम। डन? क्या बातें हुई? इसी के अंदर क्या हो रहा है? शुक्राणु जनन। फिर कहा कि ये एक थैले के अंदर बंद होता है और उस थैले का नाम होता है क्या? वृषण कोश, स्क्रोटम। कुछ ऐसी स्थिति दिखती है। देखो, ये एक थैले के अंदर बंद हो गया, ठीक है। तो बाहर का ये जो थैला है ये क्या कहलाता है? वृषण कोश कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। और इसके अंदर क्या मिल रहे? एक जोड़ी वृषण। और इसी एक जोड़ी वृषण के अंदर किसका निर्माण होने वाला है? शुक्राणुओं का निर्माण होने वाला है। डन? तीसरा बिंदु, अब सवाल आपसे करते हैं पहले। जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि एकदम आज ही आज में बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। अब उस बच्चे में क्या वृषण कोश होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। क्या उसके वृषण कोश के अंदर वृषण होगा? नहीं होगा ना। देखिए, जब कोई बच्चा गर्भकाल के दौरान होता है, गर्भ काल के दौरान है, यानी कि कोई एक बच्चा है जो अभी अपने मां के गर्भ में पल रहा है, तो याद रखिएगा कि गर्भकाल के 7वें महीने में, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो पहले महीने से अगर काउंटिंग करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 6वें महीने तक, ये अगर हमने कह दिया कि एक शरीर हो गया बच्चे का, तो 6ठे महीने तक वृषण क्या होगा? इस शरीर के अंदर होगा, ठीक है। और 7वें महीने में जो ये वृषण कोश है ना, इस वृषण कोश के अंदर आ जाएगा कौन? वृषण। बात समझ में आई? तो जन्म के बाद नहीं आता है, जन्म से पहले ही आ जाता है। तो गर्भकाल के 7वें महीने में वृषण कहां चले आएंगे? वृषण कोश में चले आएंगे। याद रह जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, ठीक है। कि जो वृषण है वो रहता तो शरीर में है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा गर्भकाल में रहता है, 7वें महीने में ही ये शरीर से निकल करके कहां चले आते हैं, वृषण कोष में चले आते हैं। डन। एक और सवाल, श्रीमान वृषण कोष में तो चले आए, फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा, चलो बच्चे का जन्म होगा, उस डेट पे क्या बोलेंगे, 0 डे का, ये एक भी दिन नहीं हुआ है, आज ही जन्म लिया इसने। फिर वो कब आएगा, यौनावस्था में 12 से 14 के उम्र में आएगा। जैसे ही 12 से 14 की उम्र में आएगा, उसके अंदर आएंगे हार्मोनल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। धीरे धीरे उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्राथमिक लैंगिक लक्षण, यानी कि शुक्राणु जनन, यानी कि इसी के वृषण के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, शुक्राणु जनन। ठीक है, चलो माना। अब बताओ कि यदि ये 7वें महीने में वृषण जो है उतर करके कहां पहुंच गया था, वृषण कोष में, अगर मैं कहूं कि ना पहुंचे तब क्या होगा। तो सबसे पहला तो याद रखना कि इस स्थिति को क्या कहते हैं, बाद में बात करते हैं कि क्या होगा। ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में सीधा सीधा लिखते हैं कि वृषण कोष जो है वो खाली है। खाली है इन द सेंस कि उसमें क्या नहीं है, वृषण नहीं है। तो वृषण वहां नहीं है तो कहां पर होगा ये वृषण, शरीर के अंदर होगा। तो इस स्थिति, इस परिस्थिति को नाम दिया जाता है क्रिप्टोक्वाइडिज्म। क्रिप्टोक्वाइडिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ ये कि अगर वृषण कोष में नहीं हुआ, इस स्थिति, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, क्रिप्टोक्वाइडिज्म कहते हैं। क्या होगा, लिखना है तो लिखो, उसके आगे की बात करते हैं फिर। देखिए किसकी बात कर रहे थे, वृषण की बात कर रहे थे हम लोग। इसमें हमने कहा कि ये वृषण जो है कहां होना चाहिए, वृषण कोष में होना चाहिए। यदि ये वृषण कोष में ना हो कि कहां पर मिलेगा, शरीर के अंदर मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाएगी, क्रिप्टोक्वाइडिज्म। अब याद रखना, यदि कोई व्यक्ति के अंदर ऐसा स्थिति मिल रहा है कि उसका वृषण कोष खाली है, इसके वृषण कोष में वृषण नहीं है, अनुपस्थित है, तो इस स्थिति को क्या बोला हमने, क्रिप्टो, नाम एकदम बराबर याद रखिएगा, क्रिप्टोक्वाइडिज्म। ठीक है। और इस स्थिति में वो नर के अंदर एक प्रक्रिया हो रही थी ना, कौन सी, शुक्राणु जनन, वो नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति का वृषण उसके वृषण कोष में नहीं है, इस इट मीन्स कि आप ऐसा कह सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, नपुंसक है। अब नपुंसक किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं बन रहे हैं, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। याद रखना, इसके पीछे का एक लॉजिक होता है उसको, कि शुक्राणु जनन कराने के लिए, ये रहा, शुक्राणु जनन यदि कराना है ना, तो शुक्राणु जनन कराने के लिए कहां पर शुक्राणु जनन होता है, वृषण में होता है। तो शुक्राणु जनन के दौरान तापमान का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शुक्राणु जनन कहां हो रहा है, वृषण में हो रहा है। और वृषण का जो तापमान होना चाहिए वो शरीर के तापमान से, शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब जाकर के शुक्राणु जनन हो पाएगा, अन्यथा शुक्राणु जनन कभी भी नहीं होगा। अब देखो तो 2 परिस्थिति हमारे पास है। एक परिस्थिति जिसमें वृषण, चलो सीधा सीधा पिक्चर बना देते हैं कि देखो, एक परिस्थिति ऐसा जिसके वृषण कोष में वृषण है, और एक परिस्थिति ऐसा जिसमें वृषण कोष क्या है, खाली है, नहीं है। अब दोनों स्थिति में शरीर का तापमान कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मनुष्य का जो एक मानक तापमान है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि यहां की मैं बात करूं कि ये शरीर से बाहर है, तो शरीर से बाहर है तो 37 से कम ही होगा। ठीक है, 2-3 डिग्री सेल्सियस इसको कम मिल जाएगा क्योंकि ये शरीर से बाहर है। लेकिन यदि शरीर के अंदर रहेगा तो बच्चा, उस वृषण को हमेशा कितना टेम्परेचर मिलेगा,
37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी ठंडा हो, हमेशा क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं या कुछ ऐसे जीव होते हैं ना जो नियत तापी होते हैं। नियत तापी का मतलब होता है कि अपने तापमान को नियत बना करके रखना ही क्या कहलाता है, नियत तापी। तो हम लोग कैसे हैं, नियत तापी हैं। 37 का 37 हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा। और यदि ये वृषण कोष में ना रह के कहाँ है, शरीर के अंदर है, और अंदर होगा तो हमेशा तापमान कितना मिलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखे थे हम लोग, यदि शुक्राणु जनन कराना है तो शारीरिक तापमान से क्या चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। और ये तो तभी संभव है ना कि जब ये शरीर से कहाँ होंगे, बाहर होंगे। तो जब यदि शरीर के बाहर है तब तो ठीक है, ये सामान्य परिस्थिति है। लेकिन यदि वो शरीर के अंदर है तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है बच्चा, क्रिप्टोक्वाइडिज्म कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्रिप्टोक्वाइडिज्म देखने को मिल रहा है वो शुक्राणु जनन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति को स्ट्राइल बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं क्या, नपुंसक। ठीक है, अब क्या इसका इलाज है, पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले की बात करें तो साइंस इतना डेवलप नहीं था। हमारे पास जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी ना, अब हॉस्पिटल की फैसिलिटी, इन दोनों शब्द को एक साथ मैच कर दोगे ना तो हॉस्पिटलिटी हो जाता है। ठीक है, आप सीधा सीधा हॉस्पिटलिटी भी कह सकते हो कि हॉस्पिटलिटी जो थी पहले इतनी डेवलप नहीं थी। आज के डेट में क्या है कि नॉर्मली आपको खुदरा में भी ऑपरेशन कराना है तो पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले क्या खुदरा में ऑपरेशन पॉसिबल था, नहीं, सासाराम जाना पड़ता था। ठीक है, और यदि सासाराम में पॉसिबल नहीं था तो बनारस जाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो चुका है, इसका विस्तार हो चुका है, चारों तरफ फैल गया। ठीक है, तो आज के डेट में एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के दरमियान क्या किया जाता है कि जो वृषण कोष खाली है, जो वृषण अभी कहाँ है, शरीर के अंदर है, उसको लाके रख दिया जाएगा कहां पर, वृषण कोष में। फिर कहानी आपस क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति नॉर्मली क्या करने लगेगा, वृषण कोष के अंदर जो वृषण उपस्थित हुआ है अब उससे क्या बनाना शुरू कर देगा, वो शुक्राणु जनन शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्रिप्टोक्वाइडिज्म कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, पहले के लिए बहुत बड़ी बीमारी थी, क्योंकि अब ऐसे व्यक्ति बहुत मिलते थे, आज भी मिलते हैं। ठीक है, अब 100 में से अगर एक पेशेंट भी मिल रहा है तो भाई रोग है तो मिल रहा है। रोग नहीं है, ये भी क्या है, एक परिस्थिति है जो जन्म के दौरान यानी कि गर्भकाल के दौरान एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें बच्चे का वृषण कोष खाली रह गया। तो यदि बाद में जानकारी मिलती है इस बात की तो एक छोटे से ऑपरेशन के दरमियान इस बात को सही किया जा सकता है। ठीक है, चलो वृषण के बारे में ये कुछ बातें थी, खत्म किया हमने। अब स्पेशली पढ़ने चलते हैं वृषण कोष को। मिटा दें, बोलो। अब कहोगे ना, देखो कहोगे क्या, तो लोग पढ़ता ही नहीं है तो कहेगा क्या। हाथी देखे हो सभी लोग, ठीक है, हाथी का पता है वृषण कहां पे होता है, उसके पास भी वृषण कोष होते हैं। नॉर्मली सबके पास वृषण कोष होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या मनुष्य के अलावा कोई भी। जैसे आपको गाय भैंस में अगर मेल आप देख लो तो गाय भैंस में भी मेल देखोगे तो उसमें भी क्या होते हैं, वृषण कोष बाहर ही शरीर से लटके होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाथी की बात करूं ना तो हाथी का वृषण कोष तो होता है, लेकिन उसका वृषण कहां होता है पता है, शरीर के अंदर होता है। और हर जीव में शरीर के यदि अंदर रहा तो स्थिति क्या कहलाएगी, क्रिप्टोक्वाइडिज्म कहलाएगी। और क्रिप्टोक्वाइडिज्म का मतलब हमको पता है कि वृषण कोष कैसा है, खाली है। और खाली है इसका मतलब कि वृषण कहां है, शरीर में है। और यदि शुक्राणु जनन करना है तो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम चाहिए। तब तो हाथी शुक्राणु जनन नहीं करता होगा, करता है। ठीक है, ये एक लॉजिक है, बस याद रखिएगा, करता है। अब वो कैसे कर पाता है, भाई उसका शरीर क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, वो अपने तापमान को मैनेज कर सकता है। तो तापमान को मैनेज कर सकता है, इसलिए क्रिप्टोक्वाइडिज्म होते हुए भी क्या कर सकता है, वो शुक्राणु जनन कर सकता है। बस याद रखिएगा इस बात। चलिए अब पढ़ना चालू करते हैं क्या बच्चा हम लोग। एक जोड़ी वृषण, वृषण के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी वो हमने खत्म कर ली। अब स्पेशली चलते हैं वृषण को पढ़ने। ठीक है, देखिए ये जो वृषण होता है ना, कहां पर मिल रहा है, वृषण कोष के अंदर मिल रहा है। इस वृषण और वृषण कोष के बीच एक कनेक्टिंग होता है, एक झिल्ली होता है।
यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वृषण जो है एक झिल्ली से वृषण कोश के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस झिल्ली की बात करूं, जिस झिल्ली से कौन जुड़ा है? वृषण कोश। किसके साथ? वृषण के साथ। इस झिल्ली को नाम दिया जाता है गुबर्नेक्यूलम। याद रह जाएगा ना, गुबर्नेक्यूलम। गुबर्नेक्यूलम क्या है? एक ऊतक है, एक झिल्ली है, एक संरचना है जो जोड़ रही है किसको? वृषण को वृषण कोश के साथ। डन। दूसरा बिंदु, ये जो वृषण दिख रहा है ना, इस वृषण के अंदर बहुत सारे खंड होते हैं। इस प्रकार से देखो, इसमें अंदर बहुत सारे खंड बने होते हैं, इसके अंदर भी बने हैं, चारों तरफ से खंड ही खंड दिख रहे हैं। ये खंड दिख रहा है यहां से यहां के बीच, ठीक है। तो मिलते हैं क्या इस वृषण के अंदर? बहुत सारे खंड। खंड कहते हैं मतलब कि बहुत सारे पार्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे भागों में इसको बांटा गया है अंदर से, ठीक है। इस खंड को नाम दिया जाता है पाली, इंग्लिश में कहते हैं लूप्स, ठीक है। और याद रखना, ये जो पालियां है ना, इन पालियों की संख्या 250 से 300 होती है, ठीक है। एक वृषण में कितना होगा? 250 से 300। दूसरे में भी कितना होगा? 250 से 300, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या बात किया हमने कि वृषण जो है अंदर से खंड में बटा हुआ है, इस खंड को नाम दिया गया है पाली। इस पालियों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 से 300 हो सकती है। डन है। अगला बिंदु, इस पालियों के अंदर मिलती है नलिकाएं, ऐसे, ठीक है। मिल रही है नलिका। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ऐसा कि प्रत्येक पाली में क्या मिलती है? नलिका। तो नलिका तो नहीं कहेंगे, कुछ इसका नाम होगा, ठीक है। इसका नाम है शुक्र जनक नलिका, ठीक है। और इस शुक्रजनक नलिका की जो संख्या है वो हो सकती है 1 से 3। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। जिसका नाम है क्या? शुक्रजनक नलिका। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमनीफेरस ट्यूब्स या ट्यूबुल्स कहते हैं। डन। जगह मेरा भर चुका है, खत्म करेंगे हैं? रुके हैं? अच्छा, इसको नहीं मिटाना था। एक ही वृषण लेकर चलते हैं हम लोग, क्योंकि जो कहानी एक की होगी दूसरे की भी क्या होगी? वही कहानी होगी। इसीलिए पता है हर जगह पे हमने लिखा था क्या? एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी सहायक नलिका, एक जोड़ी ग्रंथि, ठीक है। जो इधर होगा वही काम उधर भी होगा। इसलिए ज्यादातर जगह पे क्या मिला है आपको? एक जोड़ी लिखने को मिला है ना। यहां तक क्या दिखा चुके थे हम लोग कि अंदर क्या मिल रही है? पालियां मिल रही हैं, ठीक है। और प्रत्येक पाली में क्या मिल रहे हैं? शुक्रजनक नलिकाएं मिल रही हैं। उनकी संख्या कितनी है? 1 हो सकती है, 2 या तो 3, ठीक है। चलो इसमें से ना क्या करते हैं हम लोग, ये दिख रहा है कितना? 2। इन दोनों को निकाल ले बाहर समझने के लिए।
बात कौन कर रहा है जी? इसमें से एक शुक्रजनक नलिका को मैं अच्छे से बना देता हूं, जैसा एक होगा दूसरा भी कैसा होगा, वैसा ही होगा, एज इट इज। जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा। आप लोग देख लीजिएगा, बनाना होगा पिक्चर, आप अपने हिसाब से बनाइएगा घर पे। ठीक है, चल कौन है ये हमारे पास? शुक्रजनक नलिका है। चलो आप सभी को पता ही है, इधर लिख देते हैं कहीं पे। क्या देख रहे हैं? शुक्रजनक नलिका। अब देखो, शुक्रजनक नलिका जो है ये बच्चा एक अस्तर की नहीं है, कितने अस्तर की दिख रही है? 2। ठीक है, जिसमें सबसे अंदर वाले अस्तर को कहा जाता है जनन उपकला। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, बची कौन? ऊपर वाली अस्तर। इस ऊपर वाली अस्तर को इधर दिखा देते हैं, इसको कहते हैं आधार कला। या तो इसका एक और नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं बेसल लेयर। बेसल लेयर। बस अभी फिलहाल 2 बातें की कि 2 अस्तर की बनी हुई है कौन? शुक्राणुजनक नलिका या शुक्रजनक नलिका, जिसमें से बाह्य अस्तर को नाम दिया है कि आधार कला, अंदर वाले अस्तर को नाम दिया है क्या? जनन उपकला। अब आधार कला में सारी कोशिकाएं एक जैसी है, ठीक है, लेकिन जनन उपकला में क्या दिख रहा है कि एक कोशिकाएं छोटी है, दूसरी कोशिकाएं कुछ लंबी सी निकली हुई है। ठीक है, तो जनन उपकला में मिलती है बच्चे 2 प्रकार की कोशिका। एक जो सामान्य आकार की है, ठीक है, दूसरी जो आकार में कैसी है? बड़ी है। ठीक है, जो सामान्य आकार की है उनको कहा जाता है बच्चा नर जर्म कोशिका। ठीक है, और जो आकार में बड़ी है ना, इनको कहा जाता है सर्टोली कोशिका। ठीक है, और इस 2 शुक्रजनक नलिका के बीच में, या तो फिर ऐसा कहो कि शुक्रजनक नलिका के बीच या तो आसपास कुछ मिलती है और कोशिकाओं के समूह। ठीक है, मिल रहा है यहां पे कोशिका का समूह। इन कोशिकाओं को कहा जाता है अंतराली कोशिका, और इस अंतराली कोशिका का एक और नाम है लेडिग कोशिका। तो लेडिग आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेडिग कोशिका। यहां तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, यही तक रहने दे, याद रहेगा सब कुछ।